पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of microprocessor. Now we are going to discuss 8086 microprocessor. ठीक है, ये आपके सिलेबस के हिसाब से आपकी थर्ड यूनिट है। तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर पढ़ने के पहले ये हमें पता हो जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 8085 एंड 8086 माइक्रोप्रोसेसर। तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर जो हम लोगों ने स्टडी कर रखा है पुराने लेक्चर्स में, वो क्या है, वो एक मेरा 8 बिट का प्रोसेसर था। ठीक है, 8085 माइक्रोप्रोसेसर जो आपका था 8085, ये आपका क्या था, 8 बिट का माइक्रोप्रोसेसर था। ठीक है, अब 8086 के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो 8086 जो है, ठीक है, 8086 जो आपका है, ये आपका 16 बिट का प्रोसेसर होता है। ठीक, अब आपको 8085 में भी पहली चीज ये बताई थी कि अगर 16 बिट का, जितने बिट का प्रोसेसर है, ठीक है, जितने बिट का प्रोसेसर है, तो सबसे पहली चीज क्लियर हो जाती है कि उसकी जो डेटा बस है वो उतने ही बिट की होगी। लाइक जैसे ही हमें पता चला है कि 8086 एक 16 बिट प्रोसेसर है, दैट मीन्स कि 8086 की जो डेटा बस है वो 16 बिट की होगी। ठीक है, अच्छा, ये तो बेसिक चीज थी कि अगर आपके कोई भी प्रोसेसर की बिट्स क्या बताती है कि हाउ मेनी डेटा बस इज देयर इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेसर। तो इंटेल 1978 में इंटेल ने जो पहला 16 बिट का प्रोसेसर रिलीज किया था, दैट इज 8086। ठीक है, अब ये जो एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन है 2.5 MIPS, दैट इज मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एक सेकेंड में ये 2.5 मिलियन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी क्वालिटी थी वो क्या है, इट हैज अ 20 बिट ऑफ एड्रेस बस। इट हैज अ 20 बिट ऑफ एड्रेस बस। देखिए, मैंने पहले भी बता रखा था कि एड्रेस बस और डेटा बस। एड्रेस बस बताता है कि पर्टिकुलर प्रोसेसर कितनी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, और डेटा बस बताता है कि वो कितने बिट के इंस्ट्रक्शंस को एक बार में एग्जीक्यूट करेगा, और उसी से हम ये कहते हैं कि ये इतने बिट का प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, इट हैज अ 20 बिट एड्रेस बस। तो अगर ये 20 बिट की एड्रेस बस इसके पास है, तो ये कितनी मेमोरी को एक्सेस करता है, 2^20, दैट इज 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी को ये एक्सेस कर सकता था। ठीक है, ये 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद इट हैज अ 16 बिट डेटा बस, इसके पास 16 बिट की डेटा बस है। अब अगर ये 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी को एक्सेस कर सकता था, तो जस्ट लाइक ये जो प्रोसेसर था, ये मिनी कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि जो ये मेमोरी एक्सेस कर रहा था वो बहुत ही वास्ट मेमोरी एक्सेस कर रहा था। और दूसरी चीज की इसकी जो स्पीड थी, वो स्पीड भी क्या थी, 2.5 MIPS, मिलियन पर सेकेंड की पर सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था। तो मेमोरी भी ज्यादा एग्जीक्यूट कर रहा है, काम भी जल्दी कर रहा है, तो ये जस्ट लाइक मिनी कंप्यूटर की तरह यूज किया जा सकता था। अब एक बहुत ही बेसिक चीज होती है, ध्यान से समझिएगा। अगर मेमोरी ज्यादा है, ठीक है, अगर मेमोरी ज्यादा है, भाई कोई भी चीज मान लीजिए छोटी थी, उसमें डेटा को ढूंढने में आपको, मान लीजिए ये एक छोटी सी मेमोरी है, मान लीजिए ये एक स्मॉल मेमोरी है, ठीक है, और ये मान लेते हैं एक कोई बिग मेमोरी है। तो अगर आपको कोई भी चीज फाइंड करनी है, मान लीजिए कोई भी स्पेसिफिक डेटा फाइंड करना है, तो यहाँ पे ढूंढने में आपको कम टाइम लगेगा। यही अगर मेमोरी बड़ी है और वहां पे अगर आपको डेटा को फाइंड करना है, तो वहां पे आपको डेटा को फाइंड करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर मेमोरी ज्यादा थी, तो यहाँ पे टाइम कम क्यों लग रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ टेक्निक्स लगाई थी, कुछ काम अलग से किया था, जिसकी वजह से जो स्पीड और मेमोरी है, ठीक है, स्पीड और मेमोरी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मेमोरी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड कम हो जाती है। हम एक बीच का कोई एक मार्जिन लेते हैं जिसमें हम कंबाइन करते हैं कि मेमोरी और स्पीड का ये कॉम्बिनेशन चल जाएगा हमारे इस काम को। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने अपनी मेमोरी को कुछ सेगमेंट्स में बांट दिया था। ठीक है, कुछ सेगमेंट्स में अपनी मेमोरी को डिवाइड कर दिया। अब जब सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, तो मान लीजिए मुझे पता है कि मुझे कोई डेटा चाहिए, तो मैं रिस्पेक्टिव डेटा वाले सेगमेंट में जाके डेटा को सर्च कर लूं। अगर मुझे कोई कोड चाहिए, तो मैं अपने रिस्पेक्टिव कोड वाले सेगमेंट में जाके कोड को सर्च कर लूं। तो किया क्या, यहाँ पे जो टोटल मेमोरी थी उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ सेगमेंट्स में बांट दिया।
उन सेगमेंट्स में बांट देने की वजह से क्या हो गया कि आपका जो टाइम था एग्जीक्यूशन का वो बच गया। अब प्रोसेसर को रिस्पेक्टिव सेगमेंट में जाके ही डेटा सर्च करना पड़ता था, पूरी मेमोरी में एक्सेस नहीं करना पड़ता था, इसीलिए ये स्पीड अप होता था। ठीक है, अभी आगे मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर हर चीज पूरी क्लियर से बताऊंगी। अब अभी फिलहाल ये समझिए कि ये 2.5 MIPS इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, 20 बिट की एड्रेस बस है जिसकी वजह से 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी एक्सेस कर सकता है, 16 बिट की डेटा बस है। जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ 8086 था वो क्या था कि इट हैज अ 6 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यू। ठीक है, 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन क्यू है, 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन क्यू इन्होंने बना दी थी। इससे क्या हो गया था, 1 2 3 4 5 और 6 बाइट की ये एक इस तरह से कोई इन्होंने इंस्ट्रक्शन क्यू बना रखी है। ठीक है, क्यू बनाने से फायदा क्या हुआ भाई, पहले से ही इंस्ट्रक्शन क्यू में लगी है, प्रोसेसर को वेट नहीं करना पड़ रहा है कि अगली इंस्ट्रक्शन फेच हो, डिकोड हो, फिर हम उसे एग्जीक्यूट करें। पहले से ही इंस्ट्रक्शंस को फेच करके एक क्यू बना के उनको उसमें प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, लाइक मान लीजिए आपसे कहते हैं ना कभी जल्दी काम होता है तो एक काम कर रहा है, बोलते हैं बाकी लोग लाइन लगा के खड़े हो जाओ, ताकि ऐसा ना हो कि जब तुम्हें बुलाया जाए तो तुम अपनी सीट से उठ के तब यहाँ पे आओ, पहले से लाइन में आके खड़े रहो और जैसे जैसे आपको बुलाता जाए आपको जस्ट आप वहां पे तुरंत टेबल पे पहुंचना होगा। तो यहाँ पे क्या था कि एक 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू को ऐड किया गया था, जो इसका एक 8086 का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। अब इसका आर्किटेक्चर देखते हैं, जब इसका आर्किटेक्चर देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा कि एक्चुअली में कहाँ पे क्या था और कैसे काम कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। तो इसका आर्किटेक्चर ये है, आर्किटेक्चर ऑफ 8086, दिस इज द आर्किटेक्चर। अच्छा, अब आर्किटेक्चर बताने के पहले मैं आपसे ये कह दूं कि क्या है 8086 में क्या किया गया कि पूरे आर्किटेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, पूरे आर्किटेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट आ गया मेरा एग्जीक्यूशन यूनिट और दूसरा है बस इंटरफेस यूनिट। एक पार्ट है मेरे आर्किटेक्चर का 8086 के आर्किटेक्चर 8086 की जो भी फंक्शनिंग चीजें थी उनको 2 पार्ट्स में इनकी यूनिट्स को डिवाइड किया गया है। एक आपका है एग्जीक्यूशन यूनिट, ठीक, एंड द नेक्स्ट इज द बस इंटरफेस यूनिट। अब क्या मतलब फायदा क्या हुआ, फायदा इससे ये हुआ कि हर यूनिट अपनी अपनी सेपरेट काम है सबके, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है कि भाई तुम काम करके दोगे तब हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है, सबका अपना काम है, सबको अपना काम करते रहना है। अब बस इंटरफेस यूनिट क्या करती थी, बस इंटरफेस यूनिट भाई देखिए 4 ऑपरेशंस होते थे, हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 4 ऑपरेशन पढ़े थे। पहला क्या करते थे, फेच करते थे। ठीक है, फेच करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फेच करते हैं, देन डिकोड करते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद में स्टोर करते हैं। ये 4 काम करते हैं। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों को ये 4 काम करना होता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। अब इस 4 काम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फेच और डिकोड करने का काम एक यूनिट कर रही है, दैट इज द बस इंटरफेस यूनिट, और एग्जीक्यूट और स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, एग्जीक्यूशन यूनिट कर रही है। ठीक है, एग्जीक्यूट और स्टोर होने का काम एग्जीक्यूशन यूनिट कर रही है, फेच और डिकोड होने का काम बस इंटरफेस यूनिट कर रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि BIU fetches instruction, read data from memory and input output, write data to memory and input output port, and execute unit क्या कर रही है, execute instruction that have already been fetched by the bus interface unit. BIU and EU फंक्शन सेपरेटली, दोनों अलग अलग काम करती हैं। भाई क्या हुआ कि पहले बस इंटरफेस यूनिट ने डेटा को फेच और डिकोड कर दिया है, अब उसे एग्जीक्यूशन यूनिट एग्जीक्यूट कर रही है। उसी टाइम पे ऑन द सेम टाइम जब पहली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन यूनिट एग्जीक्यूट कर रही है, बस इंटरफेस यूनिट क्या कर रही है, दूसरी इंस्ट्रक्शन को फेच और डिकोड कर रही है। और जो क्यू बनाई गई थी, क्यू का काम ही यही था कि क्यू में उसको उसने प्लेस कर रखा है। ठीक है, सारी इंस्ट्रक्शन को वो क्यू में प्लेस कर रखा है ताकि वो चीजें वो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक साथ लाइन में लगी रहे। ठीक है, तो बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट। अच्छा,
अब यहाँ पे इसका अगर हम लोग डायग्राम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें दिखेंगी। पहले अगर हम लोग बस इंटरफेस यूनिट की बात करें, बस इंटरफेस यूनिट में आप देखिए तो यहाँ पे CS, DS, SS, ES, ये चार जो है, ये चार CS, DS, SS और ES, ये चार हमारे सेगमेंट है, मेमोरी सेगमेंट। ठीक है, ये हमारे चार क्या है, मेमोरी सेगमेंट रजिस्टर्स है। ठीक है, सेगमेंट या इनको सेगमेंट रजिस्टर्स भी कह रहे हैं। ये हमारे चार सेगमेंट रजिस्टर है। आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस जनरेशन, यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, अभी आपको मैं बताऊंगी कि सेगमेंटेशन क्या है, ऑफसेट क्या है। ठीक है, आपका जो एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस है वो कैसे जनरेट हो रहा है। तो एड्रेस जनरेशन, या इसको किसी किसी बुक में हो सकता है एडर नाम से भी शो किया गया होगा। ठीक है, तो चार सेगमेंट रजिस्टर हो गए। CS स्टैंड्स फॉर कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट। ठीक, DS डेटा सेगमेंट, SS स्टैक सेगमेंट एंड ES स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, ये आपको बता दिया गया एड्रेस जनरेटर या एडर। इंटरनल कम्युनिकेशन रजिस्टर्स है जो इंटरनली डेटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन क्यू जो 6 बाइट की यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन क्यू है। ठीक है, 6 बाइट की इंस्ट्रक्शन क्यू है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। बस कंट्रोल लॉजिक लगाया गया है बसेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका किसका पार्ट है, बस इंटरफेस यूनिट का। नाउ इधर देखिए एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट में आपके पास क्या क्या है, एक भाई एग्जीक्यूशन होना है, ऑब्वियस सी बात है, ALU होना ही है। फ्लैग रजिस्टर, ALU में जो भी ऑपरेशन होगा उसका स्टेटस कौन शो करेगा, फ्लैग रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर, ALU में जो डेटा आना है वो कहां से आना है, टेम्परेरी रजिस्टर से आना है। अब इसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है जो कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये चीजें, यहाँ पे कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ये 8 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। और ये यहाँ पे कितने बिट के होते हैं, 16 बिट के 8 जनरल पर्पस रजिस्टर है। 16 बिट के 8 जनरल पर्पस रजिस्टर है, जिसमें से 4 रजिस्टर जो है, जो 4 रजिस्टर है वो डिवाइड है, लाइक AX, BX, CX और DX। ये लोअर बाइट और अपर बाइट में डिवाइड है, AH और AL, BH, BL, CH, CL, DH और DL। इसके अलावा 4 यहाँ पे आपके पास अलग से रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, डेटा इंडेक्स और सोर्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स और सोर्स इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो ये चीजें हैं, ये आपके जो 4 जनरल पर्पस रजिस्टर है, अभी इनका आपको एक एक बाइट, एक एक इंस्ट्रक्शन, एक एक रजिस्टर का कैसे कैसे फंक्शन है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्जीक्यूशन यूनिट क्या कर रही है, डेटा को एग्जीक्यूट कर रही है। डेटा पे जो काम होना है उस काम को एग्जीक्यूट करना। और बस इंटरफेस जो इधर वाला, ये जो बस इंटरफेस इधर वाला सेक्शन है, ये सेक्शन क्या कर रहा है, डेटा को फेच करके डिकोड कर रहा है। और इधर वाला जो सेक्शन है एग्जीक्यूशन वाला, ये क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, देन डेटा को वापस इधर भेज के सेव करा दे रहा है। ठीक है, तो ये पूरा आपका एक आर्किटेक्चर बताया गया है। अब इस आर्किटेक्चर के हिसाब से हम लोग सारे रजिस्टर, सारी चीजें जो यहाँ पे जितनी भी यूनिट्स हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, हर एक पर्टिकुलर यूनिट का क्या अपना काम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो अभी आर्किटेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कुछ जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, तो हर रजिस्टर का अपना स्पेसिफिक टास्क है। ठीक है, जैसे आपके पास जो रजिस्टर है वो आपका यहाँ पर अगर मैं बना के आपको दिखा दूं तो क्या है, AX, BX, CX और DX। ठीक है, और ये जो 4 आपके जनरल पर्पस रजिस्टर है ये आपके 16 बिट के। ठीक है, और साथ में ये हाफ पोर्शन में डिवाइड है, दैट मीन्स AL और AH, BL, BH, इसी तरह CL, CH और DL और DH। ठीक है, अब AX और AL रजिस्टर, या तो हम इसको AX की तरह यूज करेंगे या तो आप इसको AL की तरह यूज करेंगे। 16 बिट में भी यूज किए जा सकते हैं और ये 8 बिट में भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेटर की तरह यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर में कहीं पर भी एक्यूमुलेटर नहीं है। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर फिर से दिखा रही हूँ, इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी इन्होंने अलग से एक्यूमुलेटर रजिस्टर के नाम से कोई एक रजिस्टर स्पेसिफाई नहीं किया है। लेकिन जो आपका ये AX या AL रजिस्टर है, ये वर्क एज ए एक्यूमुलेटर की तरह काम करता है। ALU में एक डेटा सीधे सीधे
यहाँ से आना होता है, ठीक है। तो 8 बिट में यूज करना है अगर, तो आप इसको AL की तरह यूज कर सकते हो, और अगर आपको 16 बिट में यूज करना है तो AX की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो BX रजिस्टर होता है, ठीक है, BX रजिस्टर आपका क्या करता है, BX रजिस्टर में बेसिकली हम लोगों का क्या होता है कि होल्ड करता है ऑफसेट एड्रेस ऑफ अ लोकेशन इन मेमोरी। मेमोरी लोकेशन में जो ऑफसेट एड्रेस है वो उसको होल्ड करने का काम कौन कर रहा होता है, BX रजिस्टर होल्ड कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद CX और CL ये काउंट वैल्यूज को होल्ड करता है। जब भी कोई लूप का इंस्ट्रक्शन आता है या जब भी रिपीट हो रहा है या शिफ्टिंग हो रही है तो उसका जो काउंट है उस काउंट को कौन होल्ड कर रहा है, CX या CL रजिस्टर, ठीक है। जैसे आपने राइट शिफ्ट करना है, आपने अगर 4 बिट राइट शिफ्ट करना है तो भाई आपका कोई डेटा 1 बिट राइट शिफ्ट हुआ, फिर 2 बिट राइट शिफ्ट हुआ, तो कितनी बार उसकी वैल्यू को शिफ्ट करना है उसका काउंट कौन होल्ड कर रहा है, CX या CL रजिस्टर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका DX रजिस्टर। DX रजिस्टर क्या करता है, ये क्या कर रहा होता है, यूज टू होल्ड अ पार्ट ऑफ द रिजल्ट ड्यूरिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन एंड अ पार्ट ऑफ अ डिविडेंड बिफोर द डिविजन ऑपरेशन। सिर्फ और सिर्फ जब आपका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हो रहा होगा, ठीक है, या तो आपका डिविजन हो रहा होगा, तभी अरिथमेटिक ऑपरेशन इन दोनों में ही आपका DX रजिस्टर यूज किया जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का एक पार्ट होल्ड करेगा या डिविडेंड को होल्ड करेगा बिफोर द डिविजन ऑपरेशन, ये रजिस्टर DX में ही स्टोर किया जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट रजिस्टर आता है SP। ये क्या होता है, स्टैक पॉइंटर, ठीक है। स्टैक पॉइंटर ये हम लोगों ने ए नाम हमने वहां भी सुना था 8085 में, स्टैक पॉइंटर, ठीक है। स्टैक पॉइंटर क्या कर रहा है, होल्ड द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द डेटा स्टोर एट द टॉप ऑफ द स्टैक सेगमेंट। अभी सेगमेंट्स बताऊंगी सारे के सारे सेगमेंट्स क्या है, उनके एड्रेसेस कहते हैं जब हम इंटरफेस यूनिट में आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है ऑफ द डेटा स्टोर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट एक आपका SS आपके नाम से आपने देखा होगा, इसमें जो डेटा स्टोर है, ठीक है, इसमें जो डेटा स्टोर है उसके टॉप वाले पे जो डेटा है उसका एड्रेस कौन स्टोर कर रहा होता है, स्टैक पॉइंटर इज यूज्ड टू होल्ड द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द डेटा स्टोर एट द टॉप ऑफ द स्टैक सेगमेंट, ठीक है। अब स्टैक सेगमेंट जो होता है, रजिस्टर डिसाइड करता है कि वो एड्रेस, ठीक है, एट विच द डेटा इज टू बी पुश्ड और पॉप, कौन सा डेटा पुश हो रहा है और कौन सा डेटा पॉप हो रहा है, ठीक है। वो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर डिसाइड करेगा जिस डेटा को होना है पुश या पॉप उसका एड्रेस, जिस डेटा को पुश या पॉप होना है उसका एड्रेस स्टैक सेगमेंट रजिस्टर डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर क्या करता है, इज यूज टू होल्ड द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द डेटा टू बी रीड फ्रॉम एंड रिटन इन द स्टैक सेगमेंट। ये डेटा को होल्ड करता है, जो स्टैक सेगमेंट में डेटा लिखा जाएगा उसके ऑफसेट एड्रेस को होल्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, सोर्स इंडेक्स। सोर्स इंडेक्स देखिए, जो स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये जो चारों रजिस्टर्स हैं ये बेसिकली क्या होल्ड कर रहे हैं, ऑफसेट एड्रेस होल्ड कर रहे हैं, अलग अलग रिस्पेक्टिव चीजों का, ठीक है। ये ऑफसेट एड्रेस जब सेगमेंट रजिस्टर के साथ की वैल्यू के साथ मिलते हैं तभी आपका एक फिजिकल एड्रेस बनाते हैं। अभी मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगी कि ये कौन से ऑफसेट एड्रेस की बार बार बात की जा रही है। अभी फिलहाल आप ये जानिए कि ये रजिस्टर कुछ ऑफसेट एड्रेस को होल्ड कर रहे होते हैं, कोई सेगमेंट के रिस्पेक्ट में होल्ड कर रहा है, कोई डेटा के रिस्पेक्ट, डेटा रजिस्टर जो होगा उसके रिस्पेक्ट में होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो सोर्स इंडेक्स क्या है, इज यूज्ड टू होल्ड द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द सोर्स डेटा इन द डेटा सेगमेंट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग स्ट्रिंग ऑपरेशन में। जब आपका सोर्स डेटा होता है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस में सोर्स और डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। अभी आपको मैं फिजिकल एड्रेस निकाल के बताऊंगी कि कैसे निकाला जा रहा है। उनमें इन चारों रजिस्टर्स का नाम आप याद रखिए, इनमें ऑफसेट यूज किए जा रहे हैं ये याद रखिए, और अभी आप आगे देखोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि अभी आपने देखा कि जो ऊपर डायग्राम था इसमें फ्लैग रजिस्टर थे। अब 8086 कितने बिट का प्रोसेसर है आपका, 16 बिट का। तो इसके मोस्ट ऑफ द रजिस्टर कितने बिट के होंगे, 16 बिट के रजिस्टर्स होंगे। अगर इसके मोस्ट ऑफ द रजिस्टर 16 बिट के हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो ALU में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसमें जो फ्लैग रजिस्टर, जो उसका स्टेटस बता रहा होगा वो कौन सा रजिस्टर होगा, फ्लैग रजिस्टर, या कुछ बुक्स में इस फ्लैग रजिस्टर को स्टेटस रजिस्टर भी बोल रहे होंगे,
ठीक है, स्टेटस रजिस्टर के नाम से भी रिप्रेजेंट किया गया होगा, तो वो सेम चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 16 बिट का होता है जिसमें से सारी के सारे बिट्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करते 8085 की तरह ही। कुछ यहाँ पे ब्लैंक बिट्स है जो कि कोई वैल्यू को नॉट डिफाइन है, कोई भी वैल्यूज उनमें डिफाइन नहीं की गई है। लाइक D5 में कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, D1 में नहीं है, D3 में नहीं है, इधर आपका D12, D13, D14 और D15 ये नॉट डिफाइंड वैल्यूज हैं। ठीक है, मतलब ये रजिस्टर तो देखिए 16 बिट का पूरा होगा। ठीक है, रजिस्टर 16 बिट का पूरा होगा, इनमें कुछ वैल्यू डिफाइन है, कुछ वैल्यू नॉट डिफाइन है। अब यहाँ पे जो D नॉट रजिस्टर होता है, ठीक है, D नॉट जो बिट होगी, ठीक है 16 बिट है, D नॉट से D15 तक, इसमें जो D नॉट बिट होगी ये आपकी क्या बताती है, ये कैरी फ्लैग को शो करता है। D2 पैरिटी फ्लैग को करता है, D4 ऑक्सिलरी कैरी को कर रहा है, ZF दैट इज D6 जो है वो जीरो फ्लैग इंडिकेट कर रहा है, SF साइन फ्लैग बता रहा है, TF ट्रैप फ्लैग बता रहा है, IF इज इंडिकेटिंग इंटरप्ट फ्लैग, DF इज द डायरेक्शन फ्लैग एंड OF इज द ओवरफ्लो फ्लैग। तो ये मेरे पास कुछ फ्लैग्स हैं जो कि ये 8086 के स्टेटस पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हर फ्लैग की अपनी रिस्पेक्टिव क्या वैल्यूज हैं और मतलब वो कब एक्टिव हाई होते हैं और कब एक्टिव लो होते हैं। ठीक है, चलिए जब इस फ्लैग रजिस्टर की बात कर रहे हैं 8086 के, तो 8086 के फ्लैग रजिस्टर हमारे दो कैटेगरीज में डिफाइन है। एक आपका है स्टेटस फ्लैग, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका आएगा कंट्रोल फ्लैग। अच्छा, 8085 से 8086 के जो हम लोग फ्लैग रजिस्टर पढ़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कुछ कंट्रोल सिग्नल्स जो होते हैं वो भी फ्लैग रजिस्टर जनरेट कर रहा होता है। अदरवाइज 85 में सिर्फ उसने स्टेटस जो था ALU का वो इंडिकेट किया था, लेकिन यहाँ पर फ्लैग रजिस्टर क्या कर रहा है, कुछ कंट्रोल सिग्नल्स है जो भी जनरेट करेगा। अब कंट्रोल फ्लैग में कौन कौन से रजिस्टर्स आएंगे, कौन कौन से कंट्रोल फ्लैग में आएंगे, डायरेक्शन फ्लैग, ठीक है, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग, ये तीन हमारे कंट्रोल फ्लैग में आएंगे। रेस्ट ऑफ द जो है दैट इज ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग, ये आपके जो 6 हैं ये किस में आ रहे होंगे, स्टेटस फ्लैग में आ रहे होंगे। ये आपके स्टेटस बता रहे होंगे और 3 आपके क्या बता रहे हैं, कंट्रोल फ्लैग बता रहे हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं कि हर रिस्पेक्टिव फ्लैग का क्या मतलब है। जैसे कि कैरी फ्लैग हम लोगों ने देखा था, तो कैरी फ्लैग क्या बता रहा था, कैरी फ्लैग बता रहा था कि अगर आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है आप, तो अगर उसमें कैरी बिट आई है, ठीक है, या बोरो है, तो कैरी फ्लैग हाई हो जाएगा, अदरवाइज कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी। पैरिटी फ्लैग क्या करता है, देखिए यहाँ पे जो रजिस्टर्स है वो 16 बिट के रजिस्टर्स है, तो पैरिटी फ्लैग लोअर 8 बिट को, LSB की लोअर 8 बिट को चेक करता है। ठीक है, अगर वहां पे नंबर ऑफ वंस जो है, ठीक है, अगर वहां पे नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है, तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है, तो ये क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ऑक्सिलरी कैरी क्या करता है, ऑक्सिलरी कैरी D3 से D4 पे अगर कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो ये हाई हो जाता है, अदरवाइज जब हम BCD एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं उस टाइम इस कैरी फ्लैग को हाई किया जाता है। जीरो फ्लैग आपका क्या बता रहा होता है कि अगर आपके सारे ऑपरेशंस की बिट 0 है तो जीरो फ्लैग हाई हो जाएगा, अदरवाइज जीरो फ्लैग की वैल्यू 0 दिखाएगा। ठीक है, साइन फ्लैग क्या करता है कि अगर ये साइन फ्लैग जो है वो सेट है, ठीक है, साइन फ्लैग अगर सेट है इसका मतलब एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, और अगर ये एक रीसेट है तो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। मतलब अगर आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो एक नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर, ये कौन बता रहा है, साइन फ्लैग बता रहा है। ओवरफ्लो फ्लैग कब यूज किया जाता है, जब भी टूस कॉम्प्लीमेंट आप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम टूस कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो टूस कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, विद द साइन के साथ कंसीडर किया जाता है। तो उस टाइम जब हमारे मशीन बिट की साइज कंप्लीट हो चुकी है, वहां पर एक ओवरफ्लो एग्जिस्ट कर रहा है साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम वहां पर किस फ्लैग हाई हो जाता है, ओवरफ्लो फ्लैग हाई हो जाएगा, और पता चल जाएगा कि आप एक टूस कॉम्प्लीमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये पुराने फ्लैग्स तो आप पिछले 85 में भी पढ़ चुके हो, यहाँ पे 3 नए फ्लैग
फ्लैग्स हैं, दैट इज द डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग। अब अगर इनके बारे में सोचे तो ट्रैप फ्लैग देखिए क्या होता है। ट्रैप फ्लैग बेसिकली क्या होता है कि जब भी जो आपका ट्रैप फ्लैग है, अगर ये ट्रैप फ्लैग जो है ये हाई है, इसका मतलब इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है और हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है, हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद वो इंटरप्ट को चेक करता है, हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद वो इंटरप्ट चेक करता है कि कहीं इंटरप्ट एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। तो अगर ये फ्लैग हाई है तो प्रोसेसर को हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद इंटरप्ट को चेक करना पड़ेगा। अगर ये फ्लैग लो है तो जब इंटरप्ट सिग्नल एक्टिवेट होगा तभी वो इंटरप्ट को जाके चेक करेगा और वहां पे देखेगा कि इंटरप्ट अवेलेबल है या नहीं। अदरवाइज ट्रैप फ्लैग में वो हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद इंटरप्ट को चेक कर रहा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक है कि डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग क्या करता है? डायरेक्शन फ्लैग अगर आपके पास सोर्स, आपका दो रजिस्टर्स है, सोर्स के लिए, ठीक है, और एक डेस्टिनेशन था और एक सोर्स इंडेक्स था और एक डेस्टिनेशन इंडेक्स था, ठीक है। जब हम स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो स्ट्रिंग ऑपरेशन में अगर इन रजिस्टर्स की वैल्यू को ये क्या कर रहे हैं, या तो इंक्रीमेंट हो रहे होते हैं या डिक्रीमेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन फ्लैग बताता है कि अगर ये वैल्यू डायरेक्शन फ्लैग की 0 है तो सोर्स या डेस्टिनेशन वाले जो रजिस्टर्स हैं ये अपने आप इंक्रीमेंट होंगे, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये अपने आप डिक्रीमेंट होते हैं, ठीक है। तो इन रजिस्टर्स को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने का काम कौन कर रहा होता है? डायरेक्शन फ्लैग। तो डायरेक्शन फ्लैग अपनी कंडीशन को चेक करके बता देता है कि आपको अभी इंक्रीमेंट होना है या डिक्रीमेंट होना है, ठीक है। तो ट्रैप फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग। इसके अलावा एक है इंटरप्ट फ्लैग। इंटरप्ट फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है तो इंटरप्ट जो पिन है वो इनेबल नहीं हो सकती है, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तभी जाके वो पिन क्या होगी? इनेबल होगी, अदरवाइज वो पिन इनेबल नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो 3 अलग से आपको यहाँ पे फ्लैग्स बताए गए हैं, ये कंट्रोल फ्लैग है और ये पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द फ्लैग आपके स्टेटस बता रहे होते हैं। तो ये हो गया आपका फ्लैग रजिस्टर। चलिए नेक्स्ट जो है वो बस इंटरफेस यूनिट है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने एग्जीक्यूशन यूनिट के पार्ट्स देखे थे और उसके बारे में पढ़ा था। अभी हम लोगों का क्या है? बस इंटरफेस यूनिट है। अब बस इंटरफेस यूनिट में देखिए जो मेन चीज है, ठीक है, मेन आपके पास क्या थे? सारे आपके सेगमेंट रजिस्टर्स थे, ठीक, सेगमेंट रजिस्टर। साथ में एक आपके पास बस कंट्रोल सिस्टम था। बस कंट्रोल सिस्टम ऊपर हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बना रखा है उसके हिसाब से बस कंट्रोल सिस्टम है, ठीक। नेक्स्ट आपका एक आपकी 6 बाइट की क्यू है, और एक एडर लगा हुआ था, ठीक है, या एड्रेस जनरेटर जिसको बोल रहे थे। अब इसमें मेन भाई 6 बाइट की क्यू क्या कर रही है? पहले से इंस्ट्रक्शन को क्यू में प्लेस करके रखा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा था कि 8086 का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो बहुत स्पीड अप हो जाता है, एग्जीक्यूशन को बहुत ही फास्ट कर रहा होता है, ठीक है। बस कंट्रोल लॉजिक है, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेंगे कि कैसे कैसे काम हो रहा है। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेगमेंट रजिस्टर, वो चीज यहाँ पर होती है। अब देखिए क्या हो रहा है कि सेगमेंट रजिस्टर पूरी की पूरी आपकी जो मेमोरी है, ठीक है, वो 1 मेगाबाइट की मेमोरी है, लेकिन ये 4 टुकड़ों में अलग अलग तोड़ के रख दी गई है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर इसका काम जल्दी है। पहला एक है डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है। 4 ये आपके सेगमेंट्स में इसको तोड़ के रखा है इन्होंने, ठीक है। अब देखिए बॉटम ऑफ द डेटा सेगमेंट जो है, ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर एक लोकेशन ऑफ वेरियस सेगमेंट्स इन मेमोरी बताया गया है, ये इस तरह से ही 86 में इसको आप शो करेंगे। डेटा सेगमेंट्स का जो बॉटम एड्रेस होता है वो होता है 20000H, ठीक, और ये 2FFFFH तक होती है, और ये 64 किलोबाइट की मेमोरी है, ठीक है। देखिए सारी 64 है, पूरा 1 मेगाबाइट को 4 64 किलोबाइट में तोड़ दिया गया है, ठीक है। और अलग अलग हर एक सेगमेंट को दे दिया गया, और हर एक सेगमेंट का अपना एक रेस्पेक्टिव एड्रेस है। सभी का एक बॉटम है और इस सभी का एक टॉप है, ठीक है। तो डेटा सेगमेंट का बॉटम एड्रेस 20000H से लेके 2FFFFH तक है। इसी तरह बॉटम ऑफ कोड सेगमेंट जो है वो 30000H से लेके 3FFFFH तक है।
बॉटम ऑफ, इसके बाद स्टैक सेगमेंट है वो आपका 50000 से लेके 5FFF तक है, और बॉटम ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट जो आपका है वो है 700 से लेके 7FF तक, ठीक है। इसके अलावा आपकी मेमोरी में कुछ आपको स्पेसेस अलग से दिख रहे होंगे, ये आपके क्या है, इनको किसी सेगमेंट्स में नहीं डिवाइड करा गया है, ठीक है। अब ये सारे आपको यहाँ पे 4 सेगमेंट जो है बस इंटरफेस यूनिट के, सभी के आपको यहाँ पर एड्रेसेस दिखा दिए गए हैं। क्या है कि सेगमेंट रजिस्टर जो करता है वो होल्ड करता है अपर 16 बिट ऑफ द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द 4 मेमोरी सेगमेंट, ठीक है, और जिसपे हमारा 8086 जो है वो वर्क कर रहा है। अब सेगमेंट रजिस्टर देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो ये लिखा हुआ है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस का मतलब कि वो एड्रेस जहां पे आपका वो रोम का या ईपी रोम का वो एड्रेस जहां से आपको कंटेंट मिलेगा, वो हमारा फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है। सेगमेंट रजिस्टर आपके यहाँ पे कितने बिट के रजिस्टर्स थे, 16 बिट के रजिस्टर थे, ठीक है। सेगमेंट रजिस्टर क्या कर रहे थे, ये जो आपके जो ये सेगमेंट्स हैं इनको 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, और हर सेगमेंट का जो एड्रेस है वो सेगमेंट रजिस्टर होल्ड कर रहा है। हर सेगमेंट का एड्रेस सेगमेंट रजिस्टर होल्ड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो सेगमेंट रजिस्टर है वो तो 16 बिट का ही एड्रेस होल्ड कर सकता है ना। सेगमेंट रजिस्टर आपका 16 बिट का है तो वो 16 बिट का एड्रेस होल्ड करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम अपने सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू को एक ऑफसेट की वैल्यू के साथ मिलाते हैं, तब हमें एक फिजिकल एड्रेस मिलता है, और अब उस फिजिकल एड्रेस पे जाके हमें कंटेंट को वहां से फेच करना पड़ता है। सीधे सीधे एड्रेस क्यों नहीं यहाँ पर आप दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जब किसी पर्टिकुलर कोड सेगमेंट या डेटा सेगमेंट में काम करना चाह रहे हैं, उसका एड्रेस आप उस रिस्पेक्टिव रजिस्टर में डाल रहे हैं, लेकिन वो रजिस्टर सिर्फ 16 बिट का ही एड्रेस होल्ड कर रहा है, वो पूरे 20 बिट का रजिस्टर होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, एड्रेस। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक आपको और यहाँ पर एक बना के रखा है, देखिए हर एक सेगमेंट के लिए, ठीक है। जैसे कोड सेगमेंट अगर हमें एक्सेस करना है तो कोड सेगमेंट का जो ऑफसेट रजिस्टर है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो कोड सेगमेंट, ठीक है, कोड सेगमेंट क्या होता है, पहले तो कोड सेगमेंट की वैल्यू को हम शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आपका है 16 बिट का, तो इसमें आपके पास एक हेक्साडेसिमल वैल्यू को और ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी वो मैं पूरा मेमोरी को कैसे एक्सेस करते हैं वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें मैं आपको बताऊंगी एक एक एग्जांपल देके कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसमें कैसे डेटा को वहां मेमोरी से फेच किया गया। यहाँ पे बेसिकली मेन मेमोरी की फेचिंग ही है। अभी आप ये जान लीजिए कि हर एक सेगमेंट का एक रिस्पेक्टिव ऑफसेट रजिस्टर होता है। जैसे कोड सेगमेंट का जो ऑफसेट रजिस्टर है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, ठीक है। डेटा सेगमेंट का क्या है, BX, DI और SI है, ठीक है। स्टैक सेगमेंट के लिए क्या है, SP और BP है, और एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए आपका क्या है, BX है, DI है और SI है, ठीक है। ये ऑफसेट रजिस्टर है जो इन रेस्पेक्टिव सेगमेंट्स पे यूज किए जाते हैं, और इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये डिफाइंड है, इन्हें ही यूज करना है हमें। और हर एक सेगमेंट जब किसी ऑफसेट के साथ यूज किया गया तो क्या काम करता है, जब CSIP के साथ यूज करते हैं तो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसका एड्रेस ये फेच करता है। DS जब BX या BX, DI या SI के साथ यूज कर रहे होते हैं तो ये एड्रेस ऑफ द डेटा बता रहा होता है। उसके बाद SS जब SP और BP के साथ यूज करते हैं तो एड्रेस इन द स्टैक के बारे में जब हमें काम करना होता है तो बता रहा होता है। और जब एक्स्ट्रा सेगमेंट को BX या SI, BX, DI या SI के साथ करते हैं तो एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन बताता है जब हम स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपको अभी फिलहाल ये जानना है कि सेगमेंट्स में अपनी मेमोरी को तोड़ दिया है, हर सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है और जो टॉप एड्रेस है, ठीक है। सेगमेंट्स के साथ कौन कौन से रजिस्टर यूज किए गए हैं। इसके अलावा जब सेगमेंट्स के बेसिकली 2 रूल्स हैं, ठीक है, कि हर जो द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ सेगमेंट शुड बी सच दैट इट कैन बी इवनली डिवाइडेड बाय 16। हर एक स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, 16 से डिवाइडेड होगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कोडिंग है और आपको क्या करना है, आपकी 1 मेगाबाइट आपकी मेमोरी एक्सेस करनी है, लेकिन एक रजिस्टर जो आपका होल्ड कर रहा है वो 16 बिट का ही एड्रेस होल्ड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है
कि मिनिमम साइज, ठीक है, किसी भी सेगमेंट का 16 बाइट है और मैक्सिमम साइज क्या है 64 किलो बाइट है। मिनिमम साइज 16 बाइट्स है और मैक्सिमम साइज हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट का क्या है 64 किलो बाइट्स होता है, ठीक है। इसके बाद कभी कभी जो सेगमेंट्स आपके यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है, इन सेगमेंट्स की ओवरलैपिंग भी होती है। अगर दो सेगमेंट्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो एक का साइज बड़ा करके एक का साइज छोटा किया जाता है, या अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो सबके अपने 64 किलोबाइट प्री डिफाइंड साइज है और ये उसी में यूज किए जाते हैं। तो 85 में हम लोगों ने ये देखा कि दो यूनिट्स में डिवाइड है, एक आपका क्या है एग्जीक्यूशन यूनिट और एक बस इंटरफेस यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोगों का होगा उसमें हम लोगों को एक लेक्चर में हम पिन डायग्राम और एड्रेसिंग मोड देखेंगे और एक में आप मेमोरी को कैसे एक्सेस करते हैं, उसमें हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे और किस तरह से आप फाइनली मेमोरी से डेटा को लेके आएंगे और ऑपरेट कराएंगे, ठीक है, वो चीज हम लोग देखेंगे। आई होप आपको जो अभी 86 में इसका स्ट्रक्चर बताया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।